नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है, आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज मनी एंड बैंकिंग, राइट। अब दोस्तों, ये जो टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग, ये अपने आप में थोड़ा लंबा टॉपिक है। एंड अब आप लोगों को जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, तो मैंने आपको बताया भी था कि प्रीलिम्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर किसी चैप्टर से पूछे जाते हैं तो वो दरअसल में मनी एंड बैंकिंग से ही होते हैं। अब ये जो चैप्टर है, ये हम दो पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट में थोड़ा हम बेसिक्स डिस्कस कर लेंगे, खासकर मनी वाले एस्पेक्ट के अंदर। फिर अगले वाले जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा मनी एंड बैंकिंग के रिगार्डिंग, उसमें हम फिर फर्दर जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू के ऊपर। डेफिनेटली आपको कुछ भी दिक्कत आए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मनी एंड बैंकिंग को समझने के लिए हमें कुछ एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे समझने पड़ेंगे। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना एसेट की, ये दोनों शब्द बड़े इंटरेस्टिंग है, एसेट भी और लायबिलिटी भी। ये सुनते होंगे आप लोग कई बार। जब भी हम बात करते हैं एसेट की, एसेट दरअसल में हमारी ओनरशिप, ओनरशिप मतलब कोई चीज हमारी है, वो ओनरशिप दिखाता है उस चीज की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप लोगों ने मूवीज के अंदर डायलॉग सुने होंगे कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास बैंक बैलेंस है। ये सब चीजें क्या है? ये मेरी ओनरशिप है, राइट। ये जो मेरी ओनरशिप होती है, इनको हम लोग एसेट बोलते हैं, वी कॉल देम एज एसेट्स। ऑन द अदर हैंड, जब मैं ये दूसरा वर्ड इस्तेमाल करता हूं लायबिलिटी, लायबिलिटी को एक्चुअली हिंदी में उधार वर्ड हम बोलते हैं, राइट। लायबिलिटी मतलब कुछ चीज को वापस करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप किसी से उधार लेते हो, अब आपको वो पैसा वापस करना होता है, तो दैट इज अ लायबिलिटी ऑन यू, यू हैव टू रिटर्न दैट पर्टिकुलर अमाउंट, वो आपकी लायबिलिटी है। गेटिंग द पॉइंट? तो एक ऐसी चीज जो आपकी खुद की है, जिसके ऊपर आपकी ओनरशिप है, जो आपके लिए फायदा करवा के देगी, वो आपका एसेट होगा। ऑन द अदर हैंड, कोई ऐसी चीज जो किसी और की है, विच यू नीड टू रीपे देम बैक, वो आपको लायबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एसेट क्या हुआ? इट इज वॉट वी ओन। ओन मतलब जिसके ऊपर हमारी ओनरशिप है, मालिकाना हक। ओनरशिप को हम लोग मालिकाना हक भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, द वर्ड इज ओ डब्ल्यू एन, ओन। लायबिलिटी के अंदर क्या आएगा? व्हाट वी ओ, ठीक है। द वर्ड हियर इज ओ डब्ल्यू ई। ओ डब्ल्यू ई का मतलब जो हमें वापस करना है, व्हाट वी नीड टू रीपे समवन बैक, वो होता है ओ डब्ल्यू ओ, ठीक है। ये आपके आइटम्स ऑफ वैल्यू होते हैं, ठीक है। इनसे हमें कुछ ना कुछ फायदा होता है, राइट। उसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इससे हमारे, जैसे ये तो मैंने आपको एक इंसान के कॉन्टेक्स्ट में बताया, उस तरह से हमारी कंपनीज हो सकती हैं। कंपनी के अलग अलग एसेट होते हैं, कंपनी का पैसा हो सकता है, कंपनी के बिल्डिंग्स हो सकती हैं, राइट। वो कंपनी के एसेट होंगे, राइट। तो इन सब चीजों से उस कंपनी के बिजनेस को लंबे समय के अंदर बेनिफिट मिलता है। कंपनी के बिजनेस को लंबे समय तक बेनिफिट मिलता है, इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस। और साथ ही साथ बिजनेस के लिए वो पैसा जनरेट करके दे सकता है। जैसे मान लो मेरे पास या मेरी कंपनी के पास कोई गाड़ियां हैं, हमने उन गाड़ियों को आगे रेंट पे लगा दिया, या गाड़ियों को हमने कहीं ना कहीं टैक्सी सर्विस चला दी, तो पैसा कमा सकते हैं हम। लेकिन जनरेट रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो। जैसे आपका कार, हाउस जो मेरा है, ठीक है, ये सब आपके एसेट बन जाएंगे। इवन आपका कैश वगैरह भी इसी में आ जाएगा। और जब हम बात करते हैं दोस्तों लायबिलिटी की, ये क्या है? डेट। डेट मतलब उधार।
ऐसा उधार जो हमें रीपे करना है उसको हम लोग लायबिलिटी बोल देते हैं। इट इज नथिंग बट द डेट्स दैट द बिजनेस हैज टू रीपे, हमें वापस करने होंगे, इनको रीपे करने होंगे, राइट हमें रीपे करना है, उधार है हमें वापस करना है। तो एक तरह से ये बिजनेस के लिए कमाई नहीं हुई, ये एक तरह से बिजनेस के लिए खर्चा हुआ। दे आर एन एक्सपेंस टू द बिजनेस। एक्सपेंस मतलब खर्चा। और इसमें एग्जाम्पल आपके डेट ही आएगा, जो आपका उधार है, ठीक है, बोरिंग जो हम कह सकते हैं, वो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको लिख सकते हो। तो आई होप आपको एसेट और लायबिलिटी का अंतर समझ आ गया होगा। मीनिंग तो सबको समझ आ गया, पर हमें दरअसल में, जैसे हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मनी एंड बैंकिंग, हमें बैंकों के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट समझना होगा कि बैंक्स के लिए व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लायबिलिटी। देखो ध्यान से इस बात को अंडरस्टैंड करना। मैं आपको एक बैंक का स्ट्रक्चर समझा देता हूं। दोस्तों मान लेते हैं ये हमारा बैंक है, ठीक है। अब आप अवेयर होंगे इस बात से कि एक तरफ आपका होता है डिपॉजिटर, और दूसरी तरफ होता है आपका बोरोवर। ठीक है, जो आपका डिपॉजिटर है वो क्या करता है, वो बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसने 100 रुपीज डिपॉजिट किया। अब बैंक पता क्या बोलता है, बैंक बोलता है आप मेरे पास पैसा जमा करा रहे हो, मैं आपको ये पैसा रिटर्न करूंगा विद इंटरेस्ट, लेट्स से 4% इंटरेस्ट, है ना, ये क्या है, विद इंटरेस्ट पैसा वापस किया जाएगा। ठीक है, इस बंदे ने बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक उसको बदले में कुछ इंटरेस्ट देगा, मान लो 1 साल बाद 4% इंटरेस्ट दिया। एक दूसरी साइड भी है यहां पर पता क्या होगा, यहां पर बोरोवर है कि किसी को पैसा चाहिए, उधार पे चाहिए, तो बैंक क्या कर सकता है, बैंक इस बंदे को वो पैसा उधार पे देगा। एंड इसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, इस बंदे की जिम्मेदारी बनती है कि बैंक को पैसा लौटाए विद इंटरेस्ट। एक सिंपल एग्जांपल, मान लो बैंक ने इसको 500 रुपए उधार दिए, तो ये बोरोवर को क्या करना होगा, ये 500 रुपए तो रिटर्न करने ही करने होंगे, प्लस इसको कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट देना होगा, मान लो मैंने बोल दिया 9% इंटरेस्ट। तो यहां पे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि देखो एक बंदा है वो बैंक में पैसा जमा करा रहा है, दूसरा बैंक किसी को पैसा आगे उधार पे दे रहा है। यहां दो तरह के इंटरेस्ट आए, एक इंटरेस्ट है आपका डिपॉजिट वाला, जो जिसने डिपॉजिट कराया था उसको क्या हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, एंड दूसरा आपका इंटरेस्ट है आपका लेंडिंग वाला, इसको हम लेंडिंग रेट बोल सकते हैं, किस रेट पे पैसा उधार दिया जा रहा है। एक बात आप यहां पे सबसे पहले अंडरस्टैंड करना, वो है लेंडिंग रेट, ठीक है, मैंने लेट्स से इसको बोल दिया LR, और ये है आपकी डिपॉजिट रेट, मैंने बोल दिया इसको DR। आप लोग ये सोच के बताओ LR या DR में से कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, क्या लेंडिंग रेट ज्यादा होती है या डिपॉजिट रेट ज्यादा होती है? द आंसर इज वेरी सिंपल, लेंडिंग रेट हमेशा ही ज्यादा होती है, जैसे इस केस में 9% है, और डिपॉजिट रेट कम होती है, जैसे इस केस में 4% है। कहने का मतलब बैंक अगर किसी को आगे लोन दे रहे हैं तो वो ज्यादा महंगे रेट के ऊपर लोन देंगे, पर अगर कोई बंदा बैंक में पैसा जमा करा रहा है तो कहीं ना कहीं बैंक उसको कम इंटरेस्ट देंगे। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, वाई इज दैट सो? क्योंकि आप नोटिस करो बैंक कमाएगा कैसे, कैसे कमाएगा बैंक, बैंक ऐसे ही तो कमाएगा कि बैंक के पास जो पैसा आ रहा है वो कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसको मिल जा रहा है, उसका जो सोर्स ऑफ फंड्स है वो ठीक है, वो उतना खर्चीला नहीं है या उतना उतना महंगा नहीं है, बट जब हम लोन देंगे किसी को तो वहां से हमारी कमाई होगी। दिस इज हाउ एक्चुअली बैंक्स अर्न मनी, बैंकों को यहां से पैसा मिलता है। ठीक है, एक बात आप और देखेंगे, अब एक सेकंड के लिए मान लो आप बैंक हो, क्या हो, आप हो बैंक। अब जरा बैंक के नजरिए से सोचना, अगर हम बैंक के नजरिए से सोच रहे हैं तो मुझे बताओ, इधर देखो पहले, इधर इस साइड पे,
बैंक जब इस नजरिए से सोच रहा है तो बैंक पता क्या देख रहा है, बैंक कह रहा है कि भाई डिपॉजिटर है कोई, उसने इस डिपॉजिटर ने अपना पैसा बैंक में जमा करा दिया। अब बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि इस बंदे को पैसा रिटर्न करे विद इंटरेस्ट। आप समझ पा रहे हो, पैसा किसका है, इसका। बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसा रिटर्न करेगा विद इंटरेस्ट। क्या आपको ये एक लायबिलिटी नहीं देखने को मिल रही? किसके नजरिए से? बैंक के नजरिए से। क्योंकि देखो, जिम्मेदारी वर्ड ही दरअसल में लायबिलिटी को दर्शाता है। इसने अपना पैसा जमा कराया था बैंक के अंदर, बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि उस पैसे को रिटर्न करे विद इंटरेस्ट। ठीक है, अब जरा इधर आओ, इधर इस साइड पे देखो। बैंक का पैसा था, बैंक ने वो पैसा इसको उधार पे दिया, और ये जो पैसा जिसने उधार लिया है ये बैंक को पैसा रिटर्न करेगा विद इंटरेस्ट। तो ये बैंक का पैसा है ना, तो बैंक के लिए क्या हुआ, एक तरह से बैंक के लिए एक तरह से ये हुआ एसेट। ठीक है ना? तो आप ऐसा कह सकते हो कि बैंक के नजरिए से आपके लिए लोन देना एसेट होगा, और बैंक के नजरिए से डिपॉजिट मिलना एक लायबिलिटी होता है। क्या ये बात समझ आई? आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बार बार इस बात पे फोकस कर रहे हैं, बैंक का नजरिया, बैंक का नजरिया। देखो, ये जो मैंने वर्ड लिखे ना, लायबिलिटी एंड एसेट, ये मैंने बैंक को दिमाग में रख के किए हैं। कि मान लेते हैं मैं बैंक हूं, मैं बैंक हूं तो ये पैसा डिपॉजिटर या डिपॉजिट जो था मेरे लिए लायबिलिटी है, और अगर मैं बैंक हूं और मैं किसी को लोन दे रहा हूं तो मेरे लिए एसेट हुआ। अगर मैं इस नजरिए को बदल दूं ना, आंसर बदल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड के लिए मान लो कि मैं अब डिपॉजिटर बन गया, मैं हूं डिपॉजिटर। अब नजरिया कौन सा है? डिपॉजिटर वाला नजरिया। मैं डिपॉजिटर हूं, मैंने अपना पैसा बैंक में जमा कराया है, मैंने अपना पैसा बैंक में जमा कराया है, एंड मुझे कुछ पैसा कमा के मिलेगा। तो क्या ये जो पैसा जो मेरा है, जो मेरी ओनरशिप दिखाता है, क्या मेरे लिए एसेट नहीं हुआ? आंसर इज यस। तो देखो, कहने का मेरा मतलब पता क्या है, ये बैंक के नजरिए से लायबिलिटी था, पर मेरे नजरिए से ये एसेट हो जाएगा। तो नजरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके नजरिए से ये हो सकता है लेफ्ट हैंड हो, मेरे नजरिए से राइट हैंड है। गेटिंग द पॉइंट? उसी तरह से बैंक के नजरिए से डिपॉजिट एक लायबिलिटी होगा, डिपॉजिटर के नजरिए से वो एक एसेट होगा। उसी तरह से अगर बैंक ने किसी को लोन दिया तो बैंक के नजरिए से वो एसेट था, पर अगर हम इसको बोरोवर के नजरिए से देखें, जिसने उधार लिया है, तो जिसने उधार लिया वो यही सोच रहा होगा कि बैंक ने पैसा मुझे दिया है और मेरी जिम्मेदारी बनती है उस पैसे को रिटर्न करने की। तो मेरे नजरिए से ये क्या हुआ, अगर मैं एक बोरोवर हूं, बोरोवर के नजरिए से ये एक लायबिलिटी हुई। ठीक है, तो कोई चीज आपके लिए एसेट है, मेरे लिए लायबिलिटी है, मेरे लिए कोई चीज लायबिलिटी है, वो आपके लिए एसेट हुआ। डू यू गेट द पॉइंट? तो इस तरह से आप लोग एसेट और लायबिलिटी को यहां पे डिफाइन कर सकते हो। मेजर आपको जो देखना है ना, वो बैंक के नजरिए से देखना है, बैंक के नजरिए से। डू यू गेट द पॉइंट? ठीक है, एक दो चीजें बैंकिंग में और फंडामेंटल्स जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए। एक मैं आपको लाइन लिख रहा हूं, लेंडिंग रेट एंड डिपॉजिट रेट मूव इन द सेम डायरेक्शन। व्हाट डज इट मीन? देखो, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल से अंडरस्टैंड करना। मान लेते हैं आप बोलते हो कि सर डिपॉजिट रेट 4% है, और मैंने बोला कि उस केस में आपका लेंडिंग रेट 9% है। आई होप इन वर्ड्स का मीनिंग तो क्लियर हो गया। डिपॉजिट रेट मतलब डिपॉजिटर को कितना प्रतिशत इंटरेस्ट मिल रहा है, लेंडिंग रेट मतलब बैंक कितने प्रतिशत के ऊपर लोन दे रहा है। राइट, मैंने एक एग्जांपल लिया और मैंने आपको यह भी समझा दिया कि हमारा जो लेंडिंग रेट होता है वो हमेशा ही डिपॉजिट रेट से ज्यादा होता है, वो तो मैंने डिस्कस कर ही दिया। अब एक सेकंड के लिए मान लो डिपॉजिट रेट 4% है, लेंडिंग रेट 9% है। अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं। मैंने बोला कि मान लो थोड़ी कुछ महीने बाद डिपॉजिट रेट आपका 7% हो गया। क्या आप लोग मुझे यह बताओगे कि इस केस में लेंडिंग रेट क्या होगा? क्या वो 9% ही रहेगा, क्या वो 9% से बढ़ जाएगा, या फिर वो 9% से कम हो जाएगा? जरा सोच के बताओ। द आंसर इज वेरी सिंपल,
ये लेंडिंग रेट मोर देन 9% हो जाएगा, मान लो 11, 12, 13% ऐसे कुछ हो जाएगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है। देखो मुझे एक चीज बताओ, बैंक कमा कैसे रही है, हाउ इज बैंक अर्निंग। बैंक कहीं ना कहीं इसीलिए तो कमा रही है क्योंकि जिस रेट के ऊपर बैंक लोन दे रही है वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट रेट जिसके ऊपर बैंक के अंदर पैसा जमा किया जा रहा है, राइट। अगर ऐसा नहीं होता तो बैंक तो नुकसान में चली जाती। तो बैंक जब लोन देता है महंगे रेट पे देता है, बैंक के पास पैसा आता है सस्ते रेट के ऊपर आता है, राइट। अगर बैंक के पास जो पैसा आ रहा है पहले वो 4% पे था, अब वो 7% पे आ रहा है, तो बैंक को अपना कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए, अपना फायदा मेंटेन करने के लिए क्या उसको लेंडिंग रेट बढ़ाना नहीं पड़ेगा। आंसर इज बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मीनिंग बहुत ही सिंपल सा है, जब जब डिपॉजिट रेट बढ़ता है तब तक आपका लेंडिंग रेट भी बढ़ता है। तो आप इसके लिए थंब रूल जो मान सकते हैं वो यही है कि लेंडिंग रेट एंड द डिपॉजिट रेट मूव इन द सेम डायरेक्शन। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। एंड इनफैक्ट ना एक टर्म होती है यहां पे स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है। स्प्रेड का मीनिंग होता है आपका लेंडिंग रेट माइनस योर डिपॉजिट रेट, ठीक है। एल आर माइनस डी आर जो है उसी को हम लोग यहाँ पे स्प्रेड का नाम जानते हैं। तो ये स्प्रेड का डेफिनेशन या मीनिंग भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आई होप दैट इज फाइन, ठीक है, ओके, गुड गुड गुड, ठीक है। ये बातें हमने थोड़ा बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में कर ली। अब थोड़ा सा हम और वापस चलते हैं, हमारा वही कॉन्सेप्ट जो लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। आप लोगों को याद हो गया होगा कि बैंक के कॉन्टेक्स्ट में लायबिलिटी क्या होती है। बैंक के हिसाब से लायबिलिटी वो होती है जो बैंक को पैसा रिटर्न करना होता है, कि बैंक के अंदर पैसा जमा हुआ, बैंक की जिम्मेदारी बनती है उसको रिटर्न करने की, दैट इज लायबिलिटी। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं बैंक की लायबिलिटी की, तो बैंक की जो लायबिलिटी होती है ना वो दो तरह की हो सकती है। एक होती है दोस्तों डिमांड लायबिलिटी, एंड दूसरी होती है दोस्तों टाइम लायबिलिटी। एक क्या है आपकी डिमांड लायबिलिटी, दूसरी है टाइम लायबिलिटी। लायबिलिटी तो समझ आ गया, बैंक को पैसा वापस करना है, पर उसके आगे मैंने एक वर्ड डाल दिया डिमांड, एक वर्ड डाल दिया टाइम। अगर इस वर्ड को पढ़ो डिमांड लायबिलिटी, बैंक को पैसा वापस करना है दैट इज लायबिलिटी, पर आगे वर्ड है डिमांड, दैट मींस व्हाट, बैंक को पैसा सामने वाले की डिमांड के ऊपर वापस करना है, उसको हम बोलेंगे डिमांड लायबिलिटी। और टाइम लायबिलिटी में क्या होगा, बैंक को पैसा वापस तो करना है पर कब करना है, एक सर्टेन टाइम के बाद, दैट इज टाइम लायबिलिटी। तो सामने वाले की डिमांड के ऊपर पैसा वापस करना है डिमांड लायबिलिटी, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पैसा वापस करना है टाइम लायबिलिटी। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। जैसे आप लोगों ने सेविंग अकाउंट्स के बारे में सुना होगा, आप सब लोगों का अकाउंट होगा ना किसी भी बैंक के साथ, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। तो कई बार आप पता क्या करते हो, आपका अकाउंट है तो वो सेविंग्स अकाउंट होता है, तो आप जाते हो, जब आपने पैसे निकालने होते हैं आप उसमें से पैसे निकाल लेते हो, जैसे आपका एटीएम कार्ड होगा या सिंपली आप बैंक ब्रांच जाके वहां से पैसे निकलवा सकते हो। तो आपने पैसा अपना कब निकलवाया, अपनी डिमांड के ऊपर, तो बैंक के लिए क्या हुआ, डिमांड लायबिलिटी। अब जिस तरह से लोगों के लिए आपकी सेविंग्स अकाउंट होते हैं उसी तरह से आपकी जो एंटिटीज है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका आपको करंट अकाउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। दरअसल में होता पता क्या है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो जितना मर्जी आपका ट्रांजैक्शन करते रहे, आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो लिमिटेड होती हैं महीने के अंदर, पर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जिनको बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करनी है तो वो करंट अकाउंट खुलवाती हैं। तो यहाँ पर भी आपका जब मन करे आप पैसा निकलवा सकते हो, सो दैट इज वाई इट इज अ डिमांड लायबिलिटी। पर जब दोस्तों हम बात करते हैं टाइम लायबिलिटी की, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आते हैं आपके फिक्स डिपॉजिट,
जिनको आप लोग एफडी के नाम से जानते होंगे। एक होता है आपका रेकरिंग डिपॉजिट, जिसको आप लोग आरडी के नाम से जानते होंगे। नाउ व्हाट इज एफडी एंड व्हाट इज आरडी? देखो, एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। मान लेते हैं आपके पास कुछ पैसा था, लेट्स से 5 लाख। आपने 5 लाख रुपया बैंक में डाल दिया 5 साल के लिए। आपके पास एक लमसम अमाउंट था 5 लाख का, आपने वो बैंक में डाल दिया 5 साल के लिए। अब आपको जो पैसा मिलेगा, आप बैंक से पैसा निकलवा सकते हो, हाँ, 5 साल के बाद। तो बैंक को आपको पैसा वापस करना है, पर एक सर्टेन टाइम के बाद। तो वो हो गया एफडी। फिर सर ये आरडी क्या होता है? देखो, हो सकता है कि किसी बंदे के पास इतना पैसा ना हो, वो हर महीने या हर तीसरे महीने वॉट एवर एक पीरियोडिक टाइम के बाद कुछ पैसा जमा कराना चाहिए। मान लो आपने कहा सर इस महीने में 10,000 करवा दूंगा जमा, अगले महीने भी 10,000, अगले महीने भी 10,000, ऐसा मैं करता रहूंगा। फिर 5 साल के बाद मुझे सारा इकट्ठा पैसा मिल जाए। तो पैसा तो आप जमा कराते जा रहे हो, पर आपको पैसा मिलेगा कब? 5 साल या वॉट एवर टाइम जो आपने बैंक के साथ डिसाइड किया है। तो वो रेकरिंग डिपॉजिट है। तो ये भी टाइम लायबिलिटी ही हुआ, क्योंकि आपको पैसा कब मिलेगा, या बैंक की जिम्मेदारी बनती है आपको पैसा देने की आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम। तो वो क्या हो जाएगा? वो भी आपका आरडी भी आपका टाइम लायबिलिटी हो जाएगा। डू यू गेट द पॉइंट और नॉट? अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हम लोग एफडी या आरडी तुड़वा भी तो सकते हैं, है ना? हमने देखा है कि मान लो हमारी 10 साल की एफडी थी या 5 साल की एफडी थी, हमने बीच में तुड़वा ली, तो फिर क्या वो टाइम लायबिलिटी नहीं बचा? देखो, एफडी आरडी को हम टाइम लायबिलिटी ही मानेंगे, क्योंकि इसका रीजन है कि अगर आप उनको तुड़वाते भी हो तो कुछ ना कुछ आपको पेनल्टीज वगैरह फेस करनी पड़ती है, ठीक है ना? तो अगर आपसे कुछ एग्जाम में पूछे कि एफडी आरडी किस तरह से कैटेगराइज होगा, आप उसको हमेशा टाइम लायबिलिटी के अंदर ही कैटेगराइज करेंगे, ठीक है? आई थिंक दैट इज फाइन। यस, गुड। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है आपका लिक्विडिटी का। क्या कॉन्सेप्ट है? लिक्विडिटी। पहले इसकी आप एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए। द ईज ऑफ कन्वर्टिंग एन एसेट, the ease of converting an asset into cash is called liquidity. कितनी आसानी से आप किसी चीज को कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो, वो आपका लिक्विडिटी है। कहने का मतलब, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के, अभी हम लोग क्या डिस्कस करते थे? डिमांड डिपॉजिट्स। जैसे अगर मैं दोस्तों बात करूं डिमांड डिपॉजिट्स की, है ना, अभी डिस्कस करके आए, क्या क्या था इसके अंदर? इसके अंदर हमने अभी पढ़ा था करंट अकाउंट के बारे में और सेविंग अकाउंट के बारे में पढ़ा था। अब नोटिस करो, आपके बैंक में कुछ पैसा पड़ा है सेविंग अकाउंट के अंदर, मान लो आपका 50,000 रुपया पड़ा हुआ है। पैसा तो पड़ा हुआ है, क्या आप उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर, बड़े आराम से करवा दूंगा। कैसे कर दोगे बड़े आराम से? आप बोलोगे सर सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा एक बैंक एटीएम में या फिर एक बैंक में जाऊंगा, एंड 2 मिनट के अंदर मेरा वो पैसा निकाल के दे देंगे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो हुआ पता क्या, आप इस जो आपका पैसा डिमांड डिपॉजिट के अंदर है, उसको आप बहुत आसानी से आप उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? वी कॉल देम एज हाईली लिक्विड। क्या बोलेंगे इसको? हाईली लिक्विड। कि बहुत ही आसानी से आप इसको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? अच्छा, कई बार यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अच्छा क्या कैश लिक्विड होगा? आप खुद सोच के बताओ। और कोई बच्चा पूछेगा कैश लिक्विड, अरे कैश तो ऑलरेडी लिक्विड ही है, कैश को कैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो तो ऑलरेडी लिक्विड ही है। तो ये भी आपका हाईली लिक्विड ही होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कैश ही है, राइट? इसी तरह से दोस्तों, अगर मैं आपको कुछ और एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड। अब दोस्तों जो गोल्ड होता है ना, सोना,
इसको भी कैश में कन्वर्ट कराना आसान है, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू आप जानते होंगे सब लोग, तो गोल्ड को भी कैश में कन्वर्ट कराना आसान होता है, तो गोल्ड भी काफी हद तक लिक्विड माना जाता है। बट बट कुछ मैं अगर आपको और एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अपने घर की बात करो, राइट, या फिर आप अपनी गाड़ी की बात करो। देखो, आप में से कोई बच्चे बोलेगा कि सर मेरी गाड़ी 10 लाख की है, मैं मना नहीं कर रहा, है आपकी गाड़ी 10 लाख की, या आपका घर, आपको बोलोगे कि सर मेरा घर तो 25 लाख का है, ठीक है, होगा आपका घर 25 लाख का, पर मैंने बोला कि इस 25 लाख के घर को आप 25 लाख की कैश के अंदर कन्वर्ट करो। आप बोलोगे सर हो तो जाएगा, पर पहले मुझे घर के बाहर टूलेट लगाना पड़ेगा, थोड़े दिनों के बाद कोई खरीदार मिलेगा, उसके साथ फिर नेगोशिएशन होगी, फिर तब जाके कागजी कार्रवाई होगी, सारा कागजों वाला काम होगा, तब जाके हम उसको कैश में कन्वर्ट करा पाएंगे। सो व्हाट आई मीन टू से कि ये भी कैश के अंदर कन्वर्ट तो हो जाएगा, पर उसमें काफी ज्यादा मुश्किलात आ सकती हैं, काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो जब ऐसा होता है तब हम इनको क्या बोल देते हैं, वी कॉल देम एज लेस लिक्विड। लेस लिक्विड क्यों? क्योंकि इन सबको कैश में कन्वर्ट करवाना मुश्किल है या फिर टाइम लग जाता है। ऑन द अदर हैंड, जो मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिए डिमांड डिपॉजिट का, कैश का या गोल्ड का, उनको कैश में कन्वर्ट करना बड़ा ही आसान है, तो वो क्या होंगे, वो हाईली लिक्विड होंगे। इस तरह से ये चीजें होती हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एक हमने डिस्कस किया था डिमांड डिपॉजिट के बारे में, जिसमें हमने देखा क्या, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, और हमने एक देखा टाइम डिपॉजिट के बारे में, जिसमें हमने देखा फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि दोनों में से ज्यादा लिक्विड कौन है, क्या डिमांड डिपॉजिट ज्यादा लिक्विड है या फिर आपके टाइम डिपॉजिट, सोच के बताओ आप लोग कमेंट करो एक बार। देखो, आंसर बहुत सिंपल है। आंसर क्या है, डिमांड डिपॉजिट ज्यादा लिक्विड होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप देखो ना कि मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, सेविंग्स अकाउंट, तो उसको तो मैं फटाफट जाके बैंक के एटीएम में जाके मैं फटाफट 2 मिनट में पैसे में कन्वर्ट करवा सकता हूं। पर अगर मैंने टाइम डिपॉजिट करवाया है, यानी कि एफडी आरडी करवा रखी है, फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट, तो भाई कैश में वो भी कन्वर्ट हो जाएगा, पर या तो 5 साल बाद कन्वर्ट होगा, या फिर अगर मैं एफडी तुड़वाऊंगा तो थोड़ा सा मुझे उसमें प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगेगी, है ना, पेनल्टी वगैरह लगेगी, टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। तो एक्चुअल में आपका टाइम डिपॉजिट कम लिक्विड होगा, क्योंकि उसको कन्वर्ट कराने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप क्या नोट करेंगे, दैट डिमांड डिपॉजिट्स आर मोर लिक्विड देन टाइम डिपॉजिट। ठीक है, कहने का मीनिंग यही हुआ कि डिमांड डिपॉजिट्स को कैश में कन्वर्ट करवाना आसान है एज कंपेयर टू टाइम डिपॉजिट्स, वो जल्दी हो जाते हैं कैश के अंदर कन्वर्ट। आई होप दैट इज फाइन टू ऑल, राइट? ठीक है, ठीक है, दैट इज ओके। अब आप लोगों को ना आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, क्योंकि मनी एंड बैंकिंग में ना दरअसल में डीलिंग किसकी है, मॉनेटरी पॉलिसी की। इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कैसे करेंगे वो तो हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो पार्ट 2 होगा, बट मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग जरूर पता होना चाहिए। देखो, एक्चुअल में ना अगर हम बात करते हैं आपके इकोनॉमी की, तो आपको पहली बात तो पॉलिसी मीनिंग समझो। पॉलिसी होता है नीति। नीति क्या है, हमारे पास किस तरह से, हमारे क्या सोच है, हम क्या करना चाहते हैं, कैसे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो होती है पॉलिसी। अब इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में आपको दो तरह की पॉलिसीज पता होनी चाहिए। एक तो ऐसी पॉलिसी जो हमारी सरकार बनाती है, जो पॉलिसी सरकार बनाएगी उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करेंगे आपका फिस्कल पॉलिसी। वेयर एस वो पॉलिसी हमारे जो, हमारा भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर जो जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक जानते हैं, भारत का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर वो कोई पॉलिसी बनाती है तो दैट इज योर मॉनेटरी पॉलिसी। ये वर्ड सब लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे इन वर्ड्स का इस्तेमाल ज्यादा होगा। जब भी सरकार कोई नीति बनाए, फिस्कल पॉलिसी। जब आपका देश का सेंट्रल बैंक, जो कि भारत के देश में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है,
उसकी पॉलिसी को या उसकी नीति को हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि अगर बात हो रही है मॉनेटरी पॉलिसी तो ये क्या होगा, ये होगा आपका सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री डिजाइन करेगा, जो कि भारत में आपका आरबीआई है। अब देखो एक बात अंडरस्टैंड करो, जब भी हमारे दिमाग में कोई नीति आती है, जब भी हमारी कोई पॉलिसी होती है, तो क्वेश्चन ये आता है कि पॉलिसी हम बना क्यों रहे हैं। कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा, कोई ना कोई गोल तो होता है। जैसे सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आती है तो सरकार के दिमाग में कोई गोल होता है। नीति आयोग अलग अलग पॉलिसीज बनाती है तो कोई ना कोई सोच, कुछ विचारधारा, कुछ आपका गोल दिमाग में रहता है। उसी तरह से दोस्तों, अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, इसका भी कुछ गोल है, इसका भी क्या है, कुछ गोल है। ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं। देखो इसका मैं आपको गोल समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कई बार ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आप कहीं, लेट से आप कहीं काम कर रहे थे, आपके कंपनी ने आपको काम करने के लिए किसी दूसरे स्टेट भेज दिया। लेट से आप दिल्ली में रहते हो एंड आपको कंपनी ने बोला कि गोवा में मीटिंग है तो आप मीटिंग करके आइए। अब नोटिस करना, जब आप गोवा में मीटिंग करने आए तो आपने बिजनेस के लिए वो मीटिंग करी, है ना। आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना जो ऑफिस का काम था वो सारा करा, पर साथ ही साथ हो सकता है कि आपने थोड़ा घूम फिर भी ले हो आप साथ में। तो एक्चुअल में ना, आप अंडरस्टैंड करोगे, आपने हो सकता है कई सारे काम कर लिए, पर अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपका मुख्य काम क्या था, तो आप बोलोगे कि सर मैं मीटिंग करने गया था, मैं ऑफिस के काम के पर्पज से गया था। उसी तरह से दोस्तों, अगर हम बात करें ना मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी के भी कई सारे काम हो सकते हैं, बल्कि हैं भी। मॉनेटरी पॉलिसी के भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर आपसे पूछे ना कि एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो क्या है, वो रहेगा आपका महंगाई को कंट्रोल में रखना। महंगाई मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। हाँ, काम और भी है, जैसे कोशिश ये करो कि देश में ग्रोथ बढ़ो, ग्रोथ मतलब जीडीपी देश की आगे बढ़े। काम ये भी है कि देश में रोजगार उत्पन्न हो, वो सारे काम हैं, पर ये सारे उसके साथ में आते हैं। मुख्य काम क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस, द मेन पर्पस इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन या फिर टू मैनेज इन्फ्लेशन। ठीक है, तो आप इसका गोल लिख सकते हो। गोल इसका ये है कि आप मनी सप्लाई को मैनेज कीजिए, क्यों करिए, ताकि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखें, इन्फ्लेशन ज्यादा ना हो या कम ना हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। और उसके साथ साथ आप लोग ग्रोथ, while प्रमोटिंग ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, साथ साथ में आप जीडीपी भी बढ़ाइए, जीडीपी के बढ़ाने में भी योगदान दीजिए, और साथ में रोजगार। मेन काम क्या है, मेन काम क्या है आपका, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, महंगाई को कंट्रोल में रखना। ये यहां पे आपका मेजर गोल आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे ना, उसमें हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे कि आखिर आरबीआई कैसे काम करता है, और आरबीआई के क्या क्या तरीके, क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जिसके माध्यम से आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इंश्योर करता है कि आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। आप सब लोगों ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एसएलआर, इन सब वर्ड्स का आपने नाम सुना होगा। तो इन सब चीजों का मीनिंग क्या होता है, किस तरह से आरबीआई इन सब चीजों का इस्तेमाल करके अपना जो गोल है, व्हाट इज द गोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना और साथ ही साथ ग्रोथ प्रमोट करना और रोजगार जनरेट करना, ये गोल कैसे अचीव करता है, ये सारी चीजें हम बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पे समझेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है आप बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि वो लेक्चर से आप कई सारे क्वेश्चंस अपने आने वाले प्रीलिम्स के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो
तो धीरे धीरे करके हम अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे इसी तरह से इकोनॉमी के अंदर, ताकि हमारा एक अच्छा बेस बने एंड उस अच्छे बेस का इस्तेमाल करते हुए हम अपने एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करें। इकोनॉमी देखो कंसेप्चुअल है, ठीक है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें नए नए सीखने पड़ते हैं एंड जितना हमारे फंडामेंटल अच्छे हो जाएंगे उतना ही एडवांस हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।